माय यूट्यूब चैनल वेरी जी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10 के मैथ से पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं लेके आया हूं और बहुत ही आसान भाषा में है, आप लोग समझ में आएगा। और छोटी छोटी चीज़ से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ हमने इस वीडियो में प्रदर्शित किए हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। के कोचिंग सेंटर के नाम से बरना फूलपुर प्रयागराज में चलती है और मोबाइल नंबर दिया है, ईमेल आईडी दी है। जिसको ऑफलाइन क्लास लेना है वो क्लास ले सकता है। और मैं आपको बता दूं अभी लॉकडाउन चल रहा है, यदि जुलाई में लॉकडाउन खुलता है तो आप लोग क्लास कोचिंग ले सकते हैं। और इस यहाँ पे 9th 10th 11th 12 और ढेर सारे क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस चलाई जाती हैं, आप लोग ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं। और हम लोग वास्तविक संख्याओं पे चलते हैं और बहुत ही इजी है। मैं आपको बता दूं वास्तविक संख्याएं, सबसे पहले हम लोग वास्तविक संख्याएं के डिफिनीशन के बारे में जानेंगे। उसके बाद क्या क्या होता है, तब हम लोग प्रश्नावली पे चलेंगे। क्योंकि जब तक हम लोग फार्मूला, परिभाषा ये सब जानेंगे नहीं तब तक हमें चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं उसको हम बताते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आप लोग देख सकते हैं वास्तविक संख्या क्या होती हैं। ऐसी संख्या जिसमें परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या उपस्थित होती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी संख्याएं जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय संख्या उपस्थित होती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। मैं आपको बता दूं परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होती है उसका भी मैं डिफिनीशन बताऊंगा। तब तक पहले नीचे देख लेते हैं हम लोग, जैसे यानी एग्जाम्पल में कैसे क्या दिया है। एग्जाम्पल में वास्तविक संख्या जैसे 5/2, 1/2, √5, -5। और मैं आपको बता दूं बहुत सी संख्या अगर आपको देखा जाए तो अगर 5 आ जाए तो भी आपको वास्तविक संख्या माना जाएगा, 4 आ जाए तो भी वास्तविक संख्या माना जाएगा, यानी √3 आ जाएगा तो भी वास्तविक संख्या माना जाएगा। यानी कि ऐसी संख्या जिसमें परिमेय अपरिमेय दोनों संख्या उपस्थित होती हैं, परिमेय संख्या उपस्थित होती है वो क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। तो ये आपका ये वास्तविक संख्याएं हो गए। अब हम लोग बात करते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। परिमेय संख्याएं क्या होती है उसको हम लोग उसका डिफिनीशन जानेंगे, उसके बाद अपरिमेय संख्या क्या होती है उसका डिफिनीशन जानेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर पे चलेंगे। परिमेय संख्या क्या होती है आप लोग देख सकते हैं। परिमेय संख्या वे सभी संख्या जिन्हें a/b के रूप में व्यक्त किया जा सके, यानी वे सभी संख्याएं जो a/b के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, आप परिमेय संख्या कहते हैं। कितना इजी है, आपको याद भी हो गया होगा। वे सभी संख्या जिन्हें a/b के रूप में व्यक्त किया जा सके वे परिमेय संख्याएं। और मैंने जैसे यानी एग्जाम्पल में मैंने दिखा दिया 6/3, 2/3, 1/2, 5/7 और 1/3, 1/5, 1/4, यानी जितने भी अपान में अगर आ जाते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। अगर आपको बात करते हैं अगर 5 आ जाए तो क्या कहेंगे आप लोग, परिमेय संख्या है कि नहीं है। जी हाँ, ये परिमेय संख्या, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे एक मान्य होता है, ये हमारा परिमेय संख्या के रूप में हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या का तो जस्ट इसकी डिफिनीशन का जस्ट उल्टा ही तुम्हारा अपरिमेय संख्या होता है। अगर हम बात करते हैं अपरिमेय की, अगर हम लोग यहाँ लिख देते हैं तो ये हो गया अपरिमेय संख्याएं। अब यहाँ क्या है, वे सभी संख्या जिन्हें a/b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे परिमेय संख्या करते हैं। अब यहाँ व्यक्त किया जा सकता है, अब यहाँ हम कर रहे हैं व्यक्ति नहीं किया जा सकता, यानी यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, नहीं कर देते हैं। यानी जो p/q के रूप में व्यक्ति नहीं किया जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। यानी अपरिमेय संख्या का डिफिनीशन भी परिमेय संख्या से थोड़ा सा अलग है, अपोजिट है। यानी कि जिसको हम आप a/b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वो परिमेय संख्या होता है, जिसको a/b के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते वो अपरिमेय संख्या। और जैसे की बात करें तो जैसे आपका ये तो परिमेय संख्या हो गया। अगर मैंने अपरिमेय संख्या की बात करते हैं तो √ आपका 3, √2, अगर मान लो √4 आ जाता है तो समझ लो ये परिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो √7, पाई, ये सब तुम्हारे क्या होंगे, अपरिमेय संख्याएं होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। अब हम लोग चैप्टर पे चलते हैं। हम लोग चैप्टर चलने से पहले इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं की एचसीएफ ज्ञात करने के लिए
यूक्लिड विभाजन एल्थेल्पी का प्रयोग कीजिए, यानी आपका जो एलसीएम ज्ञात करना है वो न्यूक्लिक विभाजन प्रमेय द्वारा आपको ज्ञात करना। तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर पर चलेंगे। क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, यह एक भागफल का नियम होता है, मैं आपको बता दूं, कह सकते हो। उसी का प्रयोग आपको करना है, उसी का प्रयोग करके आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय दो धनात्मक पूर्णांक अगर ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्या क्यू और आर विद्वान हैं तो ये इसे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के द्वारा व्यक्त करेंगे, जहाँ ए भाज्य है, बी भाजक है, क्यू भागफल है, आर शेषफल है। तो ये हम आपको मैं बता दूं कि आपका मैंने बताया ना, एक जहाँ पे आपका ए क्या है, भाज्य है, बी भाजक है और क्यू भागफल है और आर शेषफल है। ये एक प्रकार का नियम है यूक्लिड विभाजन का, यानी भाग का एक नियम है। इसी के द्वारा आपको एलसीएफ ज्ञात करना है। इसे हम लोग इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, कर भाज बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, इस तरह से भी हम लोग इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो इसी का प्रयोग पहले ही क्वेश्चन में करना है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको आपके स्क्रीन पर है, आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं और इसमें आपको एलसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से। मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने आपको सूत्र बताया, क्या सूत्र था कि भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल। ये आप लोगों ने अभी सूत्र देखा। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग सवाल को हल करेंगे। तो हम लोग हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें 135, ये 225, तो इसमें से बड़ा कौन है। तो बड़ा अगर देखा जाए तो ये 225 बड़ा है और 135 छोटा है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ लिख देंगे 225 बराबर, इतना लिखने के बाद यहाँ पे लिख देंगे 135। अब हम लोग 135 में कितने से गुणा करें और क्या जोड़ें कि हमारा 225 के बराबर हो जाए, बस आपको यही ध्यान देना है। 125 में हम लोग कितने से गुणा करें और क्या जोड़ें कि 225 है। अगर हम लोग 125 में 1 से गुणा कर दें और प्लस 90 जोड़ दें, 125 में 1 से गुणा कर दें प्लस 90 जोड़ देंगे तो हमारा 225 आ जाएगा। बस इसके बाद आपको क्या करना है, इतना हो गया, देख सकते हैं, भाज्य भाजक भागफल गुणते शेषफल, उसी तरीके है, सेम उसी कंडीशन में। अब इतना आने के बाद देखो, जब हमारा ये शेषफल 0 आ जाए, जिस संख्या से गुणा करने पर अगर 0 आ जाए वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। इतना ध्यान रहे आपको। अब हम लोग क्या करें, हमारा शेषफल इतना है, इतने बार गया था भाजक। अब हम लोग क्या करेंगे, भाजक में भाजक को इस तरफ इक्वल करेंगे और इस तरफ जितना शेषफल आया उसका हम लोग इक्वल करेंगे। अब हम इसमें 90 में हम लोग कितने से गुणा कर दें और कितना जोड़ दें कि 135 हो जाए, 90 में 1 से गुणा करके अब प्लस 45 हम लोग जोड़ देते हैं तो हमारा इक्वल हो जाएगा। अब फिर हम लोग देखते हैं, जब तक ये शेषफल आपका 0 नहीं आ जाए तब तक आपको ऐसे हल करना है। फिर इस तरफ लिखेंगे 90 और इधर लिखेंगे 45। अब 45 में कितना से गुणा कर देंगे, 90 हो जाए, 2 से गुणा कर दें, उसके बाद यहाँ 0 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, बार इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हमारा 45 गुणते 2 90 हो गया, उसके बाद प्लस शेषफल अब यहाँ पे 0 आ गया। जब शेषफल आपको समझ लो 0 आ जाए तो हमारा जो भाजक रहता है वही हमारा आंसर हो जाए। कितने पर आया था, 45 में गुणा करने पर कितना आया था, 0 आया था। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा 135 और 225 का HCF तुम्हारा कितना आया, HCF कितना आया तुम्हारा, 45 आया। बस आपका यही आंसर हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, इसी तरीके से आपको दूसरा करना है और तीसरा करना है। सरल है कि नहीं, बहुत ईजी है। हम लोग अगर बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, पहले का ही दूसरा है, पहले का दूसरा जो है इसमें कह रहा है 196 और कितना कह रहा है, 38,220 का एचसीएफ याद करना है। बस हमने आपको क्या कहा था, यही देखना है जो सबसे बड़ा हो, जो कितना बड़ा है, 38,220
20 ये बड़ा है, और इसकी 196 में कितने से गुणा कर दें कितना हो जाए, तो अगर हम लोग 195 से गुणा कर देंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारा यानी इसका एचसीएफ कितना हो गया, यानी 196 तथा 38,220 का HCF तुम्हारा कितना आया, 196। ये तुम्हारा आंसर हो गया। याद रखना है ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का से प्रयोग करके हो रहा है एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ का निकालना एक दूसरा भी नियम है। तो हम लोग इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। अगर बात करते हैं तीसरा जो है 867 और कितना है 255, ये 255 867, तो इसमें भी हम लोग वही यहाँ लिख सकते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ कर दिए। अब उसके बाद हम लोग हल करना शुरू करते हैं। हमने क्या कहा था, जो सबसे बड़ा हो, इसमें सबसे बड़ा कितना है 867 इक्वल 225। 225 में कितने से गुणा करेंगे, हमारा 3 से गुणा कर देते हैं और प्लस 102 जोड़ देते हैं। अब 3 से गुणा करेंगे 102 जोड़ देंगे तो हमारा 867 हो जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 255 इधर लिखेंगे, उस 102 में कितने से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे कितना जोड़ेंगे, 51 जोड़ेंगे। उसके बाद 102 बराबर करेंगे, फिर 51 में कितने से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, शेषफल हमारा 0 आएगा। जैसे हमने कहा था शेषफल 0 आ जाए, तो जितने से गुणा करने पर शेषफल 0 आ रहा है वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, यानी 867 और 255 का HCF है तुम्हारा कितना आया, 51। बस ये आंसर होगा। तो पहले का तीनों सवाल हो गया। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत ईजी है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपका ये सवाल आपके सामने हल होके आ जाएगा। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगी, बिना मेहनत का नहीं होगा। और मैंने आपको बताया ना कि अगर आपको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो लॉकडाउन अगर खुलता है जुलाई में, तो 1 जुलाई से हम लोग HK कोचिंग सेंटर बरना फूलपुर प्रयागराज, और मोबाइल नंबर आपको सबसे पहले स्क्रीन पर मिल जाएगी और जीमेल भी मिल जाएगा। आप लोग वहां से आप लोग क्लास ले सकते हैं। तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देख सकते हैं, और इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q एक पूर्णांक है। तो बहुत ईजी है, हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसमें दर्शाने की बात कर रहा है। आप इसमें कह रहा है कि दर्शाएं कि कोई धन विषम पूर्णांक, कोई धन विषम पूर्णांक का रूप क्या है, 6q+1 और 6q+3 और 6q+5। यानी ये क्या है कि एक विषम धन विषम पूर्णांक है। तो और मैं आपको बता दूं, जहां अगर कह रहा है जहां q कोई पूर्णांक है, मतलब q भी एक कोई पूर्णांक है, तो मैं आपको बता दूं, मान लेते हैं हम लोग मान लेते हैं, माना धन पूर्णांक माना धन पूर्णांक संख्या, या धन पूर्णांक मान लेते, धन पूर्णांक q है, तो धन पूर्णांक संख्या जो होगा, धन पूर्णांक संख्या क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूं। मानता हूं a होता है,
तो ए हम बराबर कर सकते हैं किसके, 6 क्यूब कर सकते हैं, और किसके 6 क्यूब+1 कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, या 6 क्यूब+2 भी हो सकता है, 6 क्यूब+3 भी हो सकता है, 6 क्यूब+4 भी हो सकता है, 6 क्यूब+5 भी हो सकता है, 6 क्यूब+6 भी हो सकता है। तो हमारा क्या हुआ, धन पूर्णांक संख्या ये सब हो जाएंगे। तो अगर हम लोग देखते हैं धन विषम पूर्णांक बात करते हैं, तो धन विषम पूर्णांक हम लोग निकाल लेते हैं। अतः विषम धन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक संख्या, विषम धन पूर्णांक संख्या क्या होगा, 6 क्यूब+1 और 6 क्यूब+3 और 6 क्यूब+4, सॉरी 4 नहीं होगा, यहाँ पे 5 होगा। तो हमारा ये विषम पूर्णांक संख्या होगा। तो हम लोग क्या ज्ञात करना था, बस यही दिखाना था क्या ये धन विषम पूर्णांक होता है। तो धन विषम पूर्णांक के रूप आप लोग देख सकते हैं, ये हो गया। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन कह रहा है, इसमें आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन को। किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ के मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये इसमें आप लोग वही न्यूक्लियर विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी 600 कितने सदस्य हैं आप लोग देख सकते हैं, 616 सदस्य हैं, और कितने करना है, 32 का करना है। बस आप लोग वही न्यूक्लियर प्रमेयिक विभाजन प्रमेयिक का नियम लगा दीजिए, आ जाएगा। तो हम लोग इसमें 32 में अगर हम लोग इसमें गुणा कर देते हैं 9 से, और हम लोग 9 से गुणा करेंगे तो कम होगा, और अधिक ले जाते हैं तो 19 कर देते हैं, गुणा कर देंगे और 8 जोड़ देंगे तो हमारा इसके बराबर 616 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 32 इक्वल करके यहाँ पे 8 8 गुणे 4 कर देते हैं, अब +0। देखो हमारा शेषफल यहाँ पे 0 जब आ गया, इसका मतलब कितना है, इसका HCF कितना है, 8 है। तो यानी स्तंभों की संख्या कितना होगी, स्तंभों की संख्या कितनी होगी, स्तंभ 8 होंगे। बस आपका ये आंसर हो गया। और चौथा पांचवा क्वेश्चन हम अगले नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास लेना है तो 1 जुलाई से अगर लॉकडाउन अनलॉक होता है तो आप लोग बरना पे ले सकते हैं, बरना HK कोचिंग सेंटर। स्क्रीन के सबसे पहले आप लोग मोबाइल नंबर, जीमेल आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।